हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो 5वां है। ये जो हमारे सामने कुछ 24 क्वेश्चन है, ये हमारे कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी के सभी क्या हैं, PYQ हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं, इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है। तो शर्करा को हम किस में वर्गीकृत करते हैं? तो शर्करा को हम गैर विकारी खाद्य पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। एक ऐसा पदार्थ है शर्करा, तो गैर विकारी खाद्य पदार्थ है, गैर विकारी खाद्य पदार्थ है। अब अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम जो है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। कुछ तो हम पोषक तत्वों के आधार पर करते हैं, कुछ कार्य के आधार पर करते हैं, कुछ नश्वरता के आधार पर करते हैं, कुछ तो उद्गम के आधार पर करते हैं, रासायनिक प्रकृति के आधार पर करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ से पूछा गया है? ये नश्वरता के आधार पर पूछा गया है। नश्वरता के आधार पर भी अगर हम देखें तो इनको 3 भागों में बांटते हैं, 3 प्रकार से देखते हैं। पहला जो है ये नॉन पेरिसेबल फूड है, यानी कि नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ, तीसरा नश्वर भोज्य पदार्थ। तो ये नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ हम किसे कहते हैं? ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कई महीनों या वर्ष भर तक हम क्या कर सकते हैं, उसको हम संग्रहित करके रख सकते हैं और वो नष्ट नहीं होते हैं। तो उसी में हमारा शर्करा भी आता है। शर्करा किस में आता है? तो नॉन पेरिसेबल फूड के अंतर्गत आता है। और जैसे शक्कर हुआ, शर्करा हुआ, घी हुआ, गुड़ हुआ, तेल, अनाज, मसाले और दालें, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी नॉन पेरिसेबल फूड के अंतर्गत आते हैं। तो हमने शर्करा को देख लिया। शर्करा को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? शर्करा एक गैर विकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन डॉट 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 करता है। तो शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? तो अगर शरीर में प्रोटीन के कार्य की बात करें तो ये कोशिका का निर्माण करता है। शरीर जो है किसका निर्माण करता है? कोशिका का निर्माण करता है। शरीर में जो है ये प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं के टूट फूट में भी क्या करता है? ये मरम्मत करता है। तो शरीर में कोशिका का शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? तो कोशिका का निर्माण करना, कोशिका का निर्माण करता है। का निर्माण करना तथा टूट फूट की मरम्मत करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा व तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम एक्रोलीन कहते हैं। अगर वसा व तेल को जो है हम अधिक टाइम तक गर्म करते हैं तो उसमें एक हानिकारक जो पदार्थ बनता है उसे हम एक्रोलीन कहते हैं। वो कौन सा पदार्थ है? तो एक्रोलीन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। जो है ये नियासिन को हम पेलेग्रा विरोधी विटामिन भी कहते हैं। नियासिन को हम क्या कहते हैं? तो नियासिन को हम पेलेग्रा विरोधी विटामिन भी कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। अगर हम देखें तो इसमें तीन रोग देखने को मिलते हैं। तो ये 3DS रोग भी, इसी को हम किसको कहते हैं? तो हम पेलेग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो इसमें डर्मेटाइटिस है, डिमेंशिया है तथा डायरिया है। ये 3 सिम्टम्स किसमें देखने को मिलते हैं? तो ये जो है पेलेग्रा में देखने को मिलता है। डायरिया यानी कि अतिसार है, डर्मेटाइटिस चर्म रोग से है, संबंधित है, डिमेंशिया क्या है? पागलपन है। तो ये तीनों के 3DS रोग किससे संबंधित है? पेलेग्रा से संबंधित रोग है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो किसमें ये जेस्टेशनल डायबिटीज कब होता है? तो ये प्रेगनेंसी में होता है, यानी कि गर्भावस्था में होती है, गर्भावस्था में होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन में प्रोटीन का आना किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है? यानी कि मूत्र में प्रोटीन का आना किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है? तो वृक्कीय रोग का। किस बीमारी के प्रमुख लक्षण है? तो वृक्कीय रोग के प्रमुख लक्षण है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था, यानी कि रेशम का उत्पादक देश कौन है? तो रेशम का उत्पादक देश चीन है। चीन किसका उत्पादक देश है? तो चीन जो है रेशम का उत्पादन करता है। और
चीन जो है प्रथम उत्पादक देश किसका, रेशम का। सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। हम रेशम के बारे में कुछ देखते हैं कि रेशम के कीड़े को हम किस पेड़ पर पालते हैं, तो शहतूत के पेड़ पर पालते हैं। रेशम के कीड़े का नाम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी है। अगर हम इसमें रेशम में कौन सा गोद पाया जाता है, तो रेशम में जो पाया जाने वाला गोद है वो ऑस्ट्रिडेशियन है। अगर जो हम इसमें पाई जाने वाले प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिन प्रोटीन रेशम में पाई जाती है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कपास एवं बांस का प्रयोग करते हैं। कपास एवं बांस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेयान को हम किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं, तो रेयान को हम 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। रेयान को हम किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं, तो रेयान को हम 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। रेयान को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रेयान को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ से सामान्य शिशु की लंबाई होती है, तो स्वस्थ से सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो 18 से 20 इंच होती है। 18 से 20 इंच होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था, तो ये प्रोग्राम कब लागू किया गया था, तो 1995 में, यानी 1995 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिम बनाने में उपयोग आती है, तो डेनिम बनाने में हम किस बुनाई का प्रयोग करते हैं, तो हम ट्विल बुनाई का प्रयोग करते हैं। किस बुनाई का प्रयोग करते हैं, तो ट्विल बुनाई का प्रयोग करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से ट्विल बुनाई के बारे में हम देखते हैं। तो जो है तिरछी रेखा किस बुनाई की विशेषता है, तो तिरछी रेखा जो है ट्विल बुनाई की विशेषता है। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र जो है अधिक मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र कैसे होते हैं, अधिक मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है, तो कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है, कार्य के अनुसार उपकरणों का प्रयोग करके कार्य को सरल बनाना। कार्य के अनुसार उपकरणों का प्रयोग करके कार्य को सरल बनाना। उपकरणों का प्रयोग करके कार्य को सरल बनाना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, तो कौन सा पार्ट है, तो उसे हम नियामक कहते हैं। कौन सा पार्ट जो है रेफ्रिजरेटर का जो है ताप को नियंत्रित करता है, तो नियामक करता है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा उपकरण है जो खाद्य पदार्थों को क्या करता है, ठंडा बनाए रखता है और उसको जल्दी खराब होने से भी बचाता है। रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक पार्ट लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नियामक कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है, तो बाह्य सज्जा में क्या महत्वपूर्ण होता है, तो बाह्य सज्जा में रंग महत्वपूर्ण होता है। जबकि अगर हम यही आंतरिक सज्जा की बात करें तो आंतरिक सज्जा में क्या महत्वपूर्ण होता है, तो आंतरिक सज्जा में जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रकाश होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जल्द अंगीकारक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जल्द अंगीकारक कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं, तो संदेश प्राप्त करने वाले और भेजने वाले के बीच की जो कड़ी को हम क्या कहते हैं, तो हम माध्यम कहते हैं, यानी कि चैनल कहते हैं। माध्यम यानी कि चैनल। ये जो है संदेश को हम जिस माध्यम से श्रोता तक पहुंचाते हैं और संचार वो क्या कहलाता है, वो संचार माध्यम कहलाता है। ये प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच की क्या है, कड़ी है। ये प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की कड़ी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी तथा किसने की है, तो शांति निकेतन कब शुरू हुआ, तो 1921 ईस्वी में। और शुरू किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। कब शुरू किया, 1921 में।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम क्यों हो जाता है? तो क्योंकि वो बाह्य वातावरण के साथ क्या सामंजस्य बैठाता है तथा उसमें क्या होता है, समायोजन करता है। क्यों ऐसा वजन उनका कम होता है? बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना, बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना। क्योंकि वह बाह्य वातावरण यानी कि जो ये तापमान होता है उसके साथ समायोजन करना, चूसना, निगलना, श्वास लेना, ये सभी में क्या करता है बच्चा, इसके कारण जब समायोजन बैठाता है तो इसमें जो है एक सप्ताह में उसका वजन कम हो जाता है। अगर हम यही एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चा अपने जन्म के पश्चात अपने वजन का ये 2 गुना कब होता है? उसका जितना वजन होता है तो वो 6 मंथ में अपने वजन का 2 गुना हो जाता है। अगर हम 3 गुना की बात करें तो वो 1 साल में अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो स्टेनली हॉल ने दिया है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो स्टेनली हॉल का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से ... होता है, तो क्या प्रारंभ होती है? तो ये जो है श्वसन क्रिया आरंभ होती है। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या प्रारंभ होता है? तो श्वसन क्रिया आरंभ होती है। श्वसन क्रिया आरंभ होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो अंतर्विवाह कहते हैं, अंतर्विवाह कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। तो जो इस टाइम प्रेम विवाह जो नाम है उसका जो है उसको हम और किन नाम से पहले जानते थे? तो इसको हम गंधर्व विवाह कहते थे। इसका परंपरागत नाम क्या है? तो गांधर्व विवाह। ये जो गांधर्व विवाह है सबसे आप लोग जानते होंगे किसका है। तो सबसे पहले किसने इनका जो विवाह गंधर्व विवाह किसने किया था? तो महाराज दुष्यंत और शकुंतला इसके एग्जाम्पल हैं। उन्होंने भी कौन सा विवाह किया था? तो गांधर्व विवाह किया था। अब थोड़ा सा हम विवाह के बारे में देखते हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। तो विवाह जो है वो 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, अश्वत विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 जो है किसके प्रकार हैं? तो ये 8 विवाह के प्रकार हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1962 में, यानी कि 1962 में। राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1962 में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हमने इनको देखा, इनको हमने सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।